Good morning, students. My name is Gunjan Sharma. I am third year MBBS student at AIMS Nagpur. So आज हम करने वाले हैं Sexual Reproduction in Flowering Plants, chapter number second of class 12th की NCERT exemplar solve. Okay. तो last time पे we have done MCQs and very short answer type questions हमारे half हो गए थे. अभी हम continue करते हैं from very short answer type questions. Then we will do short answer type questions today. Okay. तो लेट स्टार्ट. हमने कहाँ पे छोड़ा था वहीं से. सो वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 9th. ओके, नाउ कमिंग अप टू द क्वेश्चन नंबर 10th. लेट स्टार्ट विद दैट. यस, सो क्वेश्चन नंबर 10th हमारा बोलता है कि which are the three cells found in a pollen grain when it is shed at the 3 cell stage. तो pollen grain की बात हुई है एंड इट इज आस्किंग कि जो pollen grain आपका है उसका कौन सा स्टेज होता है जब pollen grain शेड कर जाता है. ठीक है, तो वो कौन सी 3 सेल्स होती हैं pollen grain के अंदर, क्योंकि pollen grain जब आपका शेड करता है आपके एंथर से पॉलिनेशन के लिए, तो pollen grain एक 3 सेल का स्ट्रक्चर होता है. pollen grain के अंदर भी 3 सेल्स मौजूद होती हैं. तो बस सिंपल सा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर इन 3 सेल्स के नाम पूछे हैं बस, और वही हमें बताने हैं. तो लेट्स सी द डायग्राम ऑफ द pollen grain जो नीचे है. इस डायग्राम में देखिए pollen grain का डायग्राम दिया हुआ है एंड इसके अंदर न्यूक्लियस एंड सेल्स अलग से आपको दिख रही होंगी. तो द फर्स्ट सेल जो आप पहले देख रहे हैं सबसे ऊपर, वो होती है जनरेटिव सेल. ओके, जनरेटिव सेल कंटेन्स जनरेटिव न्यूक्लियस. कूल, जनरेटिव न्यूक्लियस उसमें होगा आपका जनरेटिव सेल में. देन आते हैं इसकी लेयर्स पे. इसकी आउटर लेयर को हम बोलते हैं एक्साइन, और इसकी इनर लेयर जो लाइट ग्रीन कलर का लेयर आपको ये दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं इंटाइन. आउटर लेयर पे ऐसे टेंटिकल्स होते हैं. ठीक है, ये जो टेंटिकल्स आपको दिख रहे हैं एक्साइन पे, और इस पे एक सेल होती है जो बाहर की लेयर पे प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं जर्म पोर. इज नॉट द सेल, इट्स लाइक अ होल. ठीक है, ये डायरेक्शन डायरेक्ट करता है, pollen grain इधर से ही फ्यूज करता है विद द एग सेल. ठीक है, बाकी अंदर होती है जनरेटिव सेल सबसे ऊपर जो है. नीचे जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ये न्यूक्लियस है वेजिटेटिव सेल का, एंड दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव न्यूक्लियस. सो दीज आर दी वेजिटेटिव सेल्स. ठीक है, जिसका न्यूक्लियस ये है, ये आपकी जनरेटिव सेल है. तो आपका जब भी pollen grain शेड करेगा आपके उस स्टेज में, जब वो एंथर आपका जो मेल वाला पार्ट है एंथर, वहां से डिटैच होके फीमेल स्टिग्मा पे जब लैंड करेगा स्टिग्मा पे, तो ये जिस भी स्टेज पे फोल्ड करता है, मतलब एक इसका मैच्योरिटी आ जाती है जब इसको शेड करना होता है. तो इस मैच्योरिटी जो इसकी आएगी उस टाइम पे आपका जो pollen grain है उसके अंदर सेल्स रहती हैं. तो 3 सेल की स्टेज हम बोलते हैं. पहली सेल मैंने आपको बताई वेजिटेटिव सेल. ठीक है, ये पूरा का पूरा वेजिटेटिव सेल है, और ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है जो बीच में दिखा रखा है. एंड इसके अंदर जनरेटिव न्यूक्लियस एंड जनरेटिव सेल है, और 2 गैमीट्स हैं जो आपको अंदर, ये 2 गैमीट्स दिख रहे हैं ना, 1 2, अंदर 2 गैमीट्स होते हैं इसके. तो इसके अंदर 2 गैमीट्स होते हैं, 2 गैमीट्स. ओके, तो ये सारी सेल्स हैं जो होती हैं. तो आंसर होगा आपका 1 वेजिटेटिव सेल, 2 male gametes are found in a pollen grain when it is shed at the 3 cell stage. जब ये 3 सेल के स्टेज पे शेड करता है तो 1 वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमीट्स होते हैं. आगे जाके जनरेटिव सेल बनती है, लेकिन जब ये शेड करता है तब जनरेटिव सेल इसमें मौजूद नहीं होती है, वो आगे जाके डिवाइड होके बनती है. तो जब ये शेड करेगा तो 3 ही सेल होती है, एक वेजिटेटिव 2 मेल गैमीट्स. आगे जाके वेजिटेटिव जनरेटिव सेल में डिवाइड करेगी, तब जाके इसका 4 सेल स्टेज होगा. ठीक है, तो वो बाद की बात है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11th, व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. बस डेफिनेशन पूछा है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होता क्या है. ठीक है, तो डेफिनेशन के फॉर्म में ही आपको लिखना है इसका आंसर. डेफिनेशन ही पूछा है इसमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का. तो कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. देखो, जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, ठीक है, हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं ना, जैसे चेस्मोगेमस हमारे जो फ्लावर्स होते हैं वो ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं. मतलब उनके अंदर आपका मेल वाला पार्ट भी होता है मौजूद. ठीक है, और फीमेल वाला पार्ट भी होता है जो ओवरी होती है बेसिकली. तो बोथ मेल एंड फीमेल
दोनों के दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं, तो बहुत ज्यादा चांस है कि इनका सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ऑटोगेमी, ऑटोगेमी के बहुत ज्यादा चांस है कि इनकी ऑटोगेमी हो जाएगी। तो उसी ऑटोगेमी को रोकने के लिए, और क्यों रोकना है, क्योंकि ब्रीडिंग अरेस्ट हो जाएगा ना। अगर मान लो लगातार ये सेम फ्लावर आपस में ही सेल्फ पॉलिनेशन करता रहा करता रहा करता रहा, तो आगे जाके उस प्लांट का, उस फ्लावर का डेथ होगा। क्योंकि हमने जेनेटिक्स के चैप्टर में भी पढ़ा था कि जब भी सेल्फ ब्रीडिंग ज्यादा होती है, तो आपके सेल्फ ब्रीडिंग या फिर सेल्फ पॉलिनेशन जब भी आपका होता है, और बहुत बार बार अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो एक स्टेज आएगी जब आगे जाके सारे के सारे जो भी आपके दो तरह के जीन्स होते हैं ना, एक आपके डोमिनेंट जीन होते हैं और आपके सबमिसिव जीन्स होते हैं, ठीक है। तो जितने भी डोमिनेंट जीन्स हैं वो सबका फंक्शन होता है बेस्ट फंक्शन, एंड जितने भी रिसेसिव जीन्स होते हैं वो होते हैं आपके डिजीज मतलब बीमारी करने वाले जीन्स। तो जितना ज्यादा सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ज्यादा सेल्फ ब्रीडिंग होगा, तो जो भी आपके रिसेसिव जीन्स हैं वो ज्यादा एक्सप्रेस होंगे बार बार होने पे। और जब रिसेसिव जीन एक्सप्रेस होंगे तो हायर चांस है कि आपको बहुत ज्यादा आगे जाके परेशानी होंगी, बीमारियां होंगी। ये बस एक एग्जाम्पल है, प्लांट्स में भी सेम होता है। कुछ जीन्स होते हैं जो अच्छे होते हैं, कुछ जीन्स होते हैं जो बुरे होते हैं। जितना ज्यादा सेल्फ पॉलिनेशन होगा, उतना ज्यादा जो बुरे जीन्स हैं, जो आपके रिसेसिव जीन्स हैं, वो एक्सप्रेस होते चले जाएंगे और उस वजह से उस प्लांट की डेथ हो सकती है। इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन को कंट्रोल में किया जाता है, मतलब उसको प्रोहिबिट इनहिबिट किया जाता है कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। और उसी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी प्लांट का एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को। और मैंने बता दिया कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट क्यों किया जाता है, जिससे आगे जाके प्लांट का ग्रोथ अरेस्ट ना हो जाए। प्लांट मर जाएगा तो ग्रोथ अरेस्ट हो जाएगा, प्लांट आगे जाके खत्म हो जाएगा, तो ब्रीडिंग अरेस्ट भी बोलते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन फ्रॉम द सेम फ्लावर और द अदर flower of the same plant from fertilizing the ovules by inhibiting pollen germination और pollen tube growth in pistil। ठीक है, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? एक जेनेटिक मैकेनिज्म है प्लांट का जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है। और इस जेनेटिक मैकेनिज्म से क्या क्या होता है? एक तो ये कर सकते हैं कि ये जो आपका फीमेल पार्ट है और मेल पार्ट है, ठीक है, मेल पार्ट आपका एंड्रोशियम है, फीमेल पार्ट आपका गाइनेशियम है, ये दोनों के दोनों पार्ट ना सेम टाइम पे मेच्योर ही ना करे, ठीक है, सेम टाइम पे मेच्योर ही ना करे। ये एक चीज हम कर सकते हैं। जब ये सेम टाइम पे मेच्योर नहीं होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे मेच्योर होंगे, तो ये दोनों फर्टिलाइज मतलब इनका मेच्योरिटी लेट, एक का लेट आएगा, एक का जल्दी आएगा, तो ये सेम टाइम पे फर्टिलाइज हो ही नहीं सकते हैं। एक ये जेनेटिक मैकेनिज्म है जो प्लांट यूज करता है, ठीक है। एंड दूसरा है कि एक तो यही है फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय, यहाँ पे लिखा भी है इनहिबिटिंग द पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। और दूसरा ये है कि जो पॉलन ग्रोथ है पॉलन ट्यूब की, उस ग्रोथ को रोक दिया जाता है, वो ग्रोथ होती ही नहीं है, ठीक है। जब पॉलन ट्यूब ग्रो ही नहीं करेगी तो कैसे फर्टिलाइजेशन होगा? तो दूसरा ये है, एक तो ये है कि दोनों की मेच्योरिटी आगे पीछे आती है ऑफ एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम, फीमेल एंड मेल पार्ट। और दूसरा कि पॉलन ट्यूब जो है उसका जर्मिनेशन रोक दिया जाता है, इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन एंड पॉलन ट्यूब ग्रोथ, ठीक है। पॉलन ट्यूब का ग्रोथ रोक दिया जाता है, या फिर पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन, पॉलन ग्रेन का बनना रोक दिया जाता है, या फिर पॉलन ट्यूब की ग्रोथ रोक दी जाती है। तो ये दो काम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। Now next question. Next question is your question number 12th. Okay. क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है नेम द टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन सेल्फ इनकम्पैटिबल प्लांट्स। तो अभी हमने बात की सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में प्लांट्स क्या करते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा है कि जो सेल्फ इनकम्पैटिबल प्लांट्स होते हैं, जो सेल्फ इनकम्पैटिबल बन जाते हैं, उनके अंदर कौन सा पॉलिनेशन किया जाता है? क्योंकि ऑटोगेमी तो नहीं हो रहा है। ऑटोगेमी का नाम क्या है आपका? ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी दोनों आते हैं आपके सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर, ठीक है। ये आपका है सेल्फ पॉलिनेशन,
सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि एक प्लांट है, प्लांट के अंदर या तो सेम फ्लावर के अंदर ही हो जाए पॉलिनेशन, इस सेम फ्लावर के अंदर, और ये दूसरा फ्लावर है, ठीक है, या फिर इस फ्लावर से इस फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाए एक सेम प्लांट में। प्लांट सेम रहना चाहिए सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर, ठीक है, सेम प्लांट रहने चाहिए, ठीक है। तो या तो सेम प्लांट में ही हो जाए, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। तो अब सेल्फ पॉलिनेशन रुक चुका है, इट इज अरेस्टेड इन सेल्फ इनकम्पैटिबल प्लांट्स। तो दूसरा कौन सा ऑप्शन बचा, आप ही बताइए। सेल्फ पॉलिनेशन के आपके अंदर आते हैं ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी होता है सेम प्लांट में डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन करना, और ऑटोगेमी होता है सेम फ्लावर में पॉलिनेशन करना। तो ये दोनों सेल्फ पॉलिनेशन में आता है। तो अगर ये दोनों नहीं हो रहे हैं तो क्या होगा, जेनोगेमी होगा। जेनोगेमी क्या होता है कि एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, इसका फ्लावर ये है, इसका फ्लावर ये है, तो एक डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट डिफरेंट एक प्लांट डिफरेंट प्लांट पे जाके दूसरे प्लांट के फ्लावर से फर्टिलाइजेशन करेगा। तो इसको हम नाम देते हैं जीनोगेमी, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है ये। तो ओनली ऑप्शन दैट इज लेफ्ट विद इनकम्पैटिबल प्लांट इज क्रॉस पॉलिनेशन, दैट इज कॉल्ड जेनोगेमी। तो डायग्राम में आप देख सकते हो, एक मैंने सेल्फ पॉलिनेशन में दो चीज डिवाइड की है, ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी, और दोनों के डायग्राम दिए हैं। ये सेम फ्लावर में हो रहा है, ठीक है, ये डिफरेंट फ्लावर में हो रहा है, और ये डिफरेंट प्लांट में हो रहा है, ठीक है। तो दो ओनली ऑप्शन विद सेल्फ इनकम्पैटिबल प्लांट इज cross pollination, that is xenogamy. Now next question is saying 13 number question, draw the diagram of a mature embryo sac and show its 8 nucleate 7 cell nature. Show the following parts: antipodal, synergids, egg central cell, polar nuclei। ठीक है, मतलब इसके अंदर हमें एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाना है, और इसके 8 न्यूक्लियस और 7 सेल की नेचर को शो करना है। तो कौन कौन से पार्ट दिखाने हैं इस डायग्राम में, एंटीपॉडल दिखाने हैं, सिनर्जिड्स दिखाने हैं, एग दिखाना है, सेंट्रल सेल दिखाना है, पोलर न्यूक्लियाई दिखाना है। बेसिकली बस यही पूछा है क्वेश्चन में कि एक एम्ब्रियो सैक का डायग्राम ड्रॉ करो, और उसके अंदर जो भी आपकी 8 न्यूक्लियस और 7 सेल स्टेज है ना, उसको रिप्रेजेंट करो। तो आपको ये वाला डायग्राम बना के आना है। देख लीजिए, ये पूरा अच्छा सा कलर कोडिंग डायग्राम है आपका। जब भी एग्जाम में डायग्राम आता है ना, तो ट्राई करो कि एक तो पहले बात तो पेंसिल से डायग्राम बनाओ हमेशा, कभी भी पेन से नहीं बनाने हैं डायग्राम्स, ठीक है। और लेबलिंग जो करनी है ना आपको डायग्राम्स की, वो लेबलिंग सारी एक साइड ऑफ द होनी चाहिए। मतलब यहाँ डायग्राम बनाया ना, तो कई बार स्टूडेंट क्या करता है, इधर भी लेबलिंग कर देगा, इधर भी लेबलिंग कर देगा, तो वो बहुत ही कंजस्टेड लगता है और अच्छा दिखने में नहीं लगता है। तो इसलिए टीचर्स पहले से ही बोल के रखते हैं कि जब भी आप लेबलिंग करोगे तो एक साइड ऑफ द पेपर में लेबलिंग होनी चाहिए, वन साइड। डायग्राम की मैं कैरेक्टरिस्टिक बता रही हूँ जिससे आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं डायग्राम वाले क्वेश्चंस में। तो ये डायग्राम वाला क्वेश्चन था, तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है कि देखो इसमें मैंने जैसे एक साइड में ही लेबलिंग की है, फिर ऊपर से यहाँ पे तो पेन से बना रखा है डायग्राम, लेकिन आपको हमेशा डायग्राम पेंसिल से बनाना है, और लेबलिंग भी आपको पेंसिल से ही करनी है डायग्राम की, ठीक है। और अगर आपके एग्जाम में कलर अलाउड है डायग्राम के लिए, तो आपको ये कलर कोडिंग भी करनी है कि आपको अलग अलग सेल थोड़े अलग अलग कलर कॉन्ट्रास्ट में दिखानी है, जैसे व्यूअर को आसानी हो देखने में। तो अब आते हैं हम एम्ब्रियो सेक के डायग्राम में। एम्ब्रियो सेक, ठीक है, ये एम्ब्रियो सेक का पूरा डायग्राम है। मैच्योर एम्ब्रियो सेक है ये। तो मैच्योर एम्ब्रियो सेक के अंदर आपकी ना 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल होती हैं। तो 3 तो आपकी होती है एंटीपॉडल सेल्स, दीज आर 3 एंटीपॉडल सेल्स, 1 2 3। और ये कहाँ पे मौजूद होती है, मैंने पहले बहुत बार बताया कि एक चलाजल एंड होता है जहां से अटैच होता है एम्ब्रियो सेक, दूसरा माइक्रोपाइलर एंड होता है जहां से पोलन ग्रेन एंट्री लेता है, पोलन ग्रेन यहाँ से एंट्री लेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट चलाजल एंड की तरफ 3 सेल होती हैं एंटीपॉडल सेल्स। ये बीच की है पूरी आपकी सेंट्रल सेल, ठीक है। सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। दीज आर नॉट पोलर सेल्स, दीज आर सेंट्रल सेल के न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई जो बीच में आपको दिख रही हैं। पोलर सेल वहां पे इसलिए लिखा है क्योंकि शायद पोलन ग्रेन उसके अंदर इन्फ्यूज कर गया है। तो ये पोलर न्यूक्लियाई हैं बीच के 2, ठीक है। फिर ये जो है एक सेल जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ये सेल होती है आपकी एग सेल।
ठीक है, बीच का मैंने आपको बताया था कि वो पॉलन आपका न्यूक्लियाई है, तो वो आप एकदम नोट कर लेना। वहां पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। दिस इज पॉलन न्यूक्लियाई। ठीक है, ये आपका एक्सेल हो गया। और एक्सेल के अगल बगल में जो आपको दो सेल्स दिख रही है ना बेटा, ये आपकी होती है सिनर्जिड्स। और नीचे माइक्रोपाइलर एंड के नीचे ही एक फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, जहां पे वो एक्सेल और सिनर्जिड्स अटैच होते हैं जिस एपरेटस से। तो ये पूरा डायग्राम है आपका। तो देखिए, नंबर ऑफ सेल्स गिनते हैं। 3 एंटीपोडल हो गई, एक सेंट्रल सेल हो गई, एक एक्सेल हो गई, और 2 सिनर्जिड्स हो गए। तो 2, 3, 4 एंड 3, 7 सेल्स हो गई। और न्यूक्लियाई कितने हुए? यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल के दो पोलर न्यूक्लियाई, तो 5 न्यूक्लियाई, एक एक्सेल का 6 और 2 सिनर्जिड्स के 8। तो 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर बन गया आपका एम्ब्रियो सैक का। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है विच इज द ट्रिप्लॉइड टिश्यू इन अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ट्रिप्लॉइड टिश्यू इन अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, हाउ इज द ट्रिप्लॉइड कंडीशन अचीव्ड। ठीक है, तो एक जब भी कोई फर्टिलाइज्ड ओव्यूल की बात हो रही है, मतलब एम्ब्रियो सैक के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया है, पोलर ग्रेन उसमें घुस चुका है, इन्फ्यूज कर चुका है, तो वो है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, मतलब फर्टिलाइज्ड पोलन से ये एम्ब्रियो सैक। तो इसमें पूछा है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू बन जाएगा। तो कैसे ट्रिप्लॉइड कंडीशन अचीव होती है? देखिए, हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना, वो डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है हमेशा। जब भी हमारा पॉलिनेशन की बात आती है तो सिंगल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो भी पॉलन ग्रेन होता है उसके अंदर हमेशा 2 गैमीट प्रेजेंट होते हैं, 2 गैमीट्स। ठीक है, तो एक गैमीट जाके फ्यूज करता है एग सेल से, और दूसरा गैमीट जाके फ्यूज करता है आपके किससे? पॉलन न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है। तो ये जो एक गैमीट एन है, पॉलन न्यूक्लियाई 2 हैं, 2 हैं, तो एक एन और एक एन तीनों मिलके आपके बनाते हैं 3n। तो वो ट्रिप्लॉइड कंडीशन अचीव होती है फर्टिलाइजेशन में, जो एक क्वेश्चन में पूछी गई है। बस उसी को यहाँ पे समझाना है। तो देखिए क्या लिखा है, द ट्रिप्लॉइड टिश्यू इन अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बोलते हैं उसको, जो भी ट्रिप्लॉइड टिश्यू बनेगा अभी। ठीक है, ये बीच की जो सेल होती है पोलर न्यूक्लियाई, ये फ्यूज करती है गैमीट से, पोलन ग्रेन के गैमीट से, और बाद में इनका जो ट्रिप्लॉइड बनता है उसको नाम हम दे देते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है देखो, PEN। ये 3n स्ट्रक्चर है। 3n आपका प्लॉइडी है इस न्यूक्लियस का। और इस पूरी सेल का नाम, ये जो बड़ी सेंट्रल सेल है, जो पहले सेंट्रल सेल बोलते थे जिसको, ये सेंट्रल सेल, उसका नाम हो जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, एंटीपोडल सेल्स जो होती हैं वो डिजनरेट कर जाती हैं, ये डिजनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स हैं। सिनर्जिड सेल्स होती है ना, जो बगल बगल में थी एग सेल के, वो भी डिजनरेट कर जाती हैं। और जो एग सेल थी उस पे गैमीट, ये जो एग सेल है इस पे एक और गैमीट जाएगा और ये बनाएगा फिर जाइगोट। ठीक है, और जाइगोट का स्ट्रक्चर होगा 2n। ठीक है, तो ये आपका हो गया जाइगोट। ओके, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझाना था। ट्रिप्लॉइड टिश्यू जो बना, ट्रिप्लॉइड टिश्यू क्या बना? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड बना। कब बना? जब 2 पोलर न्यूक्लियाई एक गैमीट से फ्यूज करे। तो जब ट्रिप्लॉइड टिश्यू इन फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज एंडोस्पर्म व्हिच इज डेवलप्ड फ्रॉम द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दिस ट्रिप्लॉइड कंडीशन इज अचीव्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। तो जहां पे ये 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं ना, एक गैमीट और 2 पोलर न्यूक्लियाई, इसको एक और टर्म दिया जाता है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं इसको। और डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक फर्टिलाइजेशन इधर हो रहा है और एक फर्टिलाइजेशन एग सेल के साथ हो रहा है, तो 2 हो रहे हैं ना, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई फर्टिलाइज कर रहे हैं, गैमीट और 2 पोलर न्यूक्लियाई, इसलिए इसको बोला है हमने ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन बोला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, आर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन नेसेसरी एंड एपोमिक्सिस, गिव रीजंस। ठीक है,
तो एपोमिक्सिस का पूछा है कि क्या एपोमिक्सिस के अंदर फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन जरूरी है कि नहीं, और है तो उसके रीजन देना है। तो सबसे पहले तो ये बताओ एपोमिक्सिस होता क्या है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। दोबारा से देखते हैं, दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं कि क्या बोला था मैंने एपोमिक्सिस का। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तो देखो जो आपका एपोमिक्सिस होता है, एपोमिक्सिस वो क्या होता है? एपोमिक्सिस का सिंपल सा मतलब है, एपोमिक्सिस सिंपली मीन्स इट्स द डेवलपमेंट ऑफ सीड्स, सीड्स का डेवलपमेंट विदाउट प्रायर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मतलब कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही, नो फर्टिलाइजेशन के ही सीड का डेवलपमेंट हो गया है, मतलब कि जाइगोट बना और सीड का डेवलपमेंट हुआ। दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एपोमिक्सिस उसी का टाइप होता है। ओके, तो देखिए एपोमिक्सिस इज द डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट प्रायर फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस अवॉइड्स द प्रोसेसेस ऑफ मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एपोमिक्सिस के अंदर ना तो मियोसिस होता है और ना ही फर्टिलाइजेशन होता है, और एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। एपोमिक्सिस इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग डिप्लॉयड एम्ब्रियोज or seeds found in a plant without fertilization, or the term apomixis can also be explained as a form of asexual reproduction, जो मैंने यहाँ पे बात बताई। asexual reproduction का टाइप है ये, और इसका एपोमिक्सिस पूरा एक प्रोसेस है जिसमें एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनेगा। सीड कब बनेगा? सीड एम्ब्रियो से ही बनेगा ना, पहले तो एम्ब्रियो का बनना पड़ेगा। एम्ब्रियो मतलब जाइगोट, मतलब फर्टिलाइजेशन जैसे नॉर्मली होता है। तो इस केस में क्या हो रहा है, एक प्रोसेस है जिसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, लेकिन एक डिप्लॉयड 2n स्ट्रक्चर का एम्ब्रियो बन रहा है, जो आगे जाके वहीं से सीड भी बनेगा उसके अंदर ही। ठीक है, एम्ब्रियो के अंदर ही सीड होता है ना। तो डिप्लॉयड एम्ब्रियो सीड प्लांट में बन रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसी प्रोसेस को एपोमिक्सिस बोलते हैं। तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन क्वेश्चन में पूछा ना, नेसेसरी होता है? नहीं होता है, नो, इट्स नॉट नेसेसरी। एंड द रीजन इज कि एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये सीड के द्वारा होता है, इन विच एम्ब्रियोज डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसमें एम्ब्रियोज बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप करते हैं, सीड के थ्रू ही डेवलप करते हैं और सीड ही आगे जाके बनते हैं। तो ये पूरा एपोमिक्सिस के बारे में था कि एपोमिक्सिस डजंट नीड कि फर्टिलाइजेशन हो या फिर पॉलिनेशन हो, बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो बन जाता है, तो उस प्रोसेस को ही एपोमिक्सिस बोलते हैं। तो जो लैंग्वेज मैंने यहाँ पे लिखी है, मैं रेज करके दिखा रही हूँ दोबारा, वो लैंग्वेज एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर कुछ आपको एग्जैक्ट यही लिख के आना एग्जाम में, दिस इज द बेस्ट दैट यू कैन राइट। ठीक है, और नीट में भी अगर क्वेश्चन आएगा तो इस पैराग्राफ से ही आएगा आपके एपोमिक्सिस पे क्वेश्चन, कि एपोमिक्सिस डेवलपमेंट ऑफ सीड, पूरा पूरा डेफिनेशन पूछेंगे। तो ये आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए एक डायग्राम दे रखा है और पूछा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कार्पल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये तो कुछ नहीं है, एनसीईआरटी के डायरेक्ट डायग्राम्स आपको दे रखे हैं। एनसीईआरटी के डायरेक्ट डायग्राम्स देके पूछा गया है कि बताओ इस डायग्राम के अंदर कौन से टाइप का कार्पल है। एनसीईआरटी में अलग से दे रखे हैं ये डायग्राम्स, और वहां पे मेंशन भी कर रखा है कि कौन से कार्पल्स हैं। ठीक है, कार्पल्स क्या होते हैं? कोई बताएगा कार्पल्स क्या होता है? कार्पल्स हमने पहले ही पढ़ा, कैलिक्स, कोरोला, कार्पल्स, है ना, पढ़ा है ना पूरा। देखो कार्पल्स पिस्टिल को ही बोला जाता है। ठीक है, पिस्टिल का एक्चुअली पूरा जो कलेक्शन होता है ना, उसको हम कार्पल्स बोल देते हैं। तो पहले डायग्राम में लिख रखा है कि ये स्टिग्मा है और नीचे सिनकार्पस ओवरी है, डायग्राम में ही लिख रखा है। ठीक है, तो इसमें पूछा कि कौन से टाइप का कार्पल है ये। पहले में सिनकार्पस ओवरी लिखा हुआ है, तो उस सिनकार्पस को देख के ही समझ आ रहा है कि दिस इज सिनकार्पस मल्टीकार्पिलरी। ठीक है, सिनकार्पस ऑलरेडी लिखा हुआ है। सिनकार्पस का मतलब क्या है? सिनकार्पस का मतलब है कि बहुत सारे पिस्टिल थे। सिन का मतलब क्या होता है? सिन का मतलब होता है जुड़ना, फ्यूज करना। ठीक है, तो बहुत सारे पिस्टिल्स थे, वो आपस में जुड़ गए, आपस में फ्यूज हो गए
और इन्होंने एक सिन कार्पस स्ट्रक्चर बना लिया। मोर देन वन पिस्टल, मोर देन वन कार्पल आपस में आके फ्यूज हुए और एक सिन कार्पस स्ट्रक्चर बना लिया। तो देखो अभी तुम्हें एक ही पिस्टल दिख रहा है, ये तुम्हें लग रहा है कि एक ही है, लेकिन ये बहुत सारे आपस में जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे आपस में जुड़े इसलिए सिन कार्पस बोला है। तो सिन कार्पस मल्टी कार्पलरी, मल्टी कार्पलरी क्यों बोला है? क्योंकि मल्टीपल कार्पल्स आके आपस में फ्यूज हो गए। ठीक है, फ्यूज हुए तो सिन कार्पस स्ट्रक्चर बना। तो इसमें लिखा है मोर देन वन पिस्टल फ्यूज। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, दूसरे स्ट्रक्चर में फ्यूजन नहीं है, अलग अलग दिख रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो कोई फ्यूजन नहीं है। तो उस टर्म को हम बोलेंगे एपोकार्पस, जहां पे कोई फ्यूजन नहीं होता है, एपो टर्म देते हैं। ठीक है, तो एपोकार्पस मल्टी कार्पलरी, क्योंकि मल्टीपल कार्पल्स हैं, देखो कितने सारे कार्पल्स हैं। तो इसमें मोर देन वन पिस्टल है लेकिन फ्री है, फ्यूज नहीं है, बस इतना ही है इसमें। देन क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पूछता है हाउ इज पॉलिनेशन कैरिड आउट इन वाटर प्लांट्स। वाटर प्लांट की बात पूछ रहा है कि वाटर प्लांट्स में कैसे पॉलिनेशन होता है। डायग्राम देखो, देखो वाटर प्लांट्स के लिए ना दो ऑप्शंस होते हैं। पहले तो मैं ही डायग्राम बना के समझा देती हूँ। वाटर प्लांट्स क्या होते हैं? जो प्लांट सरफेस के, जो आपके वाटर सरफेस के नीचे होते हैं, जैसे रिवर के अंदर, सी के अंदर जो भी प्लांट्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं वाटर प्लांट्स। जो आपके पानी के अंदर प्लांट होता है, ये प्लांट है पानी के अंदर, ठीक है, ये प्लांट है पूरा पानी के अंदर उगा हुआ है, ये पानी है, दिस इज वाटर। तो वाटर प्लांट्स के अंदर कैसे होगा फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? एक और प्लांट बना देते हैं, दिस इज वन अदर प्लांट, ये समझ लो यहाँ पे फ्लावर लगे हुए हैं, दिस आर फ्लावर्स। ओके, तो देखो इसमें दो ऑप्शंस होते हैं। वन, ऑप्शन नंबर वन क्या है वो देखते हैं। ऑप्शन नंबर वन है कि ये जो फ्लावर है इसका मेल पार्ट पॉलन ग्रेन रिलीज करेगा और ये पॉलन ग्रेन ऊपर सरफेस तक पहुंचेंगे। ठीक है, सरफेस तक पहुंच गए, सरफेस से फ्लोट करेंगे, तैरेंगे, तैरने के बाद ठीक है इधर आएंगे, दूसरी तरफ आएंगे तैरते तैरते, और फिर वहां जाके फर्टिलाइज कर जाएंगे उसके फीमेल से। तो ये सरफेस पे गए, तैरे और फर्टिलाइज करे। ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि प्लांट के अंदर अंदर ही हो गया, मतलब वो सरफेस पे गए नहीं, वो अंदर से ही डायरेक्ट फ्यूज कर गए। तो दो ऑप्शन होते हैं, इसको हम बोलते हैं वाटर पॉलिनेशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है प्लांट का वेलिसेरिया। वेलिसेरिया इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। ठीक है, वेलिसेरिया, उसका डायग्राम भी दे रखा है। तो नीचे देखो डायग्राम देखते हैं, ये पूरा डायग्राम है वेलेसेरिया का। इसके अंदर फ्लोटिंग वाला सिस्टम होता है। और हाँ एक और चीज, ये जो फ्लोट करेगा ना पोलन ग्रेन यहाँ पे आके, वो फिर दोबारा अंदर नहीं जाएगा, दूसरे प्लांट का फीमेल वाला स्ट्रक्चर ना सरफेस पे ही आ जाएगा, मतलब फीमेल वाला फ्लावर। तो ये फ्लोट करेगा और डायरेक्ट जाके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। पर जो अंदर के अंदर ही करते हैं वो अंदर ही रहते हैं, वो बाहर तक आते ही नहीं है, ना तो उसका स्ट्रक्चर बाहर आता है ना वो पोलन ग्रेन बाहर आता है। तो ये दो ऑप्शन है। डायग्राम देखिए, डायग्राम में दे रखा है। डायग्राम देखिए, अबो सरफेस पॉलिनेशन बोलते हैं इस पर्टिकुलर वाटर पॉलिनेशन के टाइप को, अबो सरफेस पॉलिनेशन। तो पहले डायग्राम में एक मेल प्लांट है, दूसरे डायग्राम में एक फीमेल प्लांट है। प्लांट भी अलग अलग है, ठीक है, बाइसेक्सुअल नहीं है, मोनोशियस प्लांट्स है, सॉरी डाइशियस प्लांट्स है, ठीक है, नॉट बाइसेक्सुअल प्लांट्स। तो एक मेल प्लांट का पॉलन ग्रेन का जो स्टैमन है, इस स्टैमन से ये देखो ये पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहा है, ये स्टैमन है इसका। ये स्टैमन है, स्टैमन वाला स्ट्रक्चर ये देखो ऐसा। यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं, सरफेस पे जा रहे हैं, सरफेस पे तैर रहे हैं, यहाँ पे फ्लोट कर रहे हैं, और फिर इस तरफ जो फीमेल वाला प्लांट है आपका, वेलिसनेरिया प्लांट का एग्जाम्पल है ये। फीमेल वाले प्लांट का जो पार्ट है वो ऊपर तक सरफेस तक पहुंच रहा है, ऊपर तक लंबा पार्ट है, और यहाँ पे जाके फिर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है।
ठीक है, ये होता है अबो सरफेस फर्टिलाइजेशन। इनसाइड सरफेस भी होता है, बाहर आने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो दो तरह के ऑप्शंस होते हैं वाटर प्लांट्स पे। तो लैंग्वेज में इसको कैसे लिखना है, बस ऐसे ही लिखना है कि इन अ फ्यू स्पीसीज द फीमेल फ्लावर रीचेज द सरफेस ऑफ द वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक। आपने देखा ना, लंबा सा एक स्टॉक था जिससे फीमेल फ्लावर ऊपर तक आ रहा था, और पॉलन ग्रेन मेल फ्लावर से रिलीज होते हैं, सरफेस पे फ्लोट करके जाते हैं, और ऐसे पॉलिनेशन होता है। और फिर सम केसेस लिख रखा है जिसमें फीमेल फ्लावर अंदर ही रहती है, पानी के अंदर रहती है, और पॉलन ग्रेन रिलीज होता है पानी के अंदर ही, और अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा था। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और ये पूछता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टू मेल गैमीट प्रोड्यूस्ड बाय ईच पॉलन ग्रेन इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, वो पॉलन ग्रेन्स के अंदर दो मेल गैमिट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन जो आपका पूरा का पूरा, ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो भी पॉलन ग्रेन होता है, इसके अंदर थ्री सेल स्ट्रक्चर पे रिलीज होता है ना। एक होती है आपकी ये कौन सी सेल, वेजिटेटिव सेल, है ना, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, और दो मेल गैमीट्स होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट, टू मेल gametes, two male gametes present over here already, two male gametes। तो दो मेल गैमीट्स ही होते हैं ना। हाँ, ये देखिए स्ट्रक्चर पहले बताया था, वेजिटेटिव सेल होती है थ्री सेल स्टेज में, वन वेजिटेटिव सेल, वन टू मेल गैमीट्स, और बाद में जाके जनरेटिव सेल बनेगी, पहले वेजिटेटिव सेल रहती है। तो ये स्ट्रक्चर रहता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इन दो मेल गैमीट का क्या फंक्शन है। सीधा सा आंसर है, अभी यहाँ पे भी आपको बताई थी डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, यहाँ पे मैंने समझाई थी, ट्रिपल फ्यूजन होता है। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाए तो ट्रिप्लॉइड होता है, एक सेल पे जाके फ्यूज करता है एक गैमीट, वो जाइगोट बनाता है, दूसरा गैमीट जाके पॉलर न्यूक्लियाई पे फ्यूज करता है। तो दो गैमीट का फंक्शन क्या है, दो गैमीट का यही फंक्शन है कि एक एग सेल पे जाके फ्यूज कर रहा है और एक आपका पॉलर न्यूक्लियाई पे जाके फ्यूज कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जो दो मेल गैमीट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं हर पॉलन ग्रेन से एंजियोस्पर्म में, और हेल्प करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में। तो एक टू मेल गैमीट्स है ना, तो वन जाएगा आपका पॉलर न्यूक्लियाई पे, पॉलर न्यूक्लियाई दो पॉलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा, इसी को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि दो पॉलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट है, तीन न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं। और दूसरा मेल गैमीट जाएगा आपके एक सेल से फ्यूज करने और जाइगोट बनाएगा, एक सेल से फ्यूज करेगा और जाइगोट बनाएगा। ठीक है, तो वही है। तो सिनगेमी इज द प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय द मूवमेंट ऑफ मेल गैमीट टुवर्ड्स एक्स सेल, और ये जो इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगेमी, जब वो एक्स सेल से जाके फ्यूज करके जाइगोट बनाता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, जब वो पॉलर न्यूक्लियस से जाके आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और इसको बोलते हैं सिनगेमी, एस से सिनगेमी। ठीक है, तो दो मेल गैमीट का फंक्शन यही है कि वो डबल फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो सिनगेमी करेंगे और ट्रिपल फ्यूजन करेंगे। ठीक है, अदर मेल गैमीट मूव टुवर्ड्स द टू पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल, फ्यूजेस विद देम टू प्रोड्यूस अ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो डबल फर्टिलाइजेशन इज द आंसर। डायग्राम से आपको ना अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो जाता है पिक्चर देख के। तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन का एकदम ऐसे पिक्चर देख लो, सब समझ आ जाएगा। अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, एंटीपोडल सेल्स हैं, एक्स सेल है, सिनर्जिड्स हैं, नॉर्मल एम्ब्रियोसेक है। यहाँ से पोलन ग्रेन बैठा और एंट्री लिया। ठीक है, पोलन ग्रेन एंट्री करते ही दो मेल गैमीट को अंदर छोड़ा, एक मेल गैमीट जाके एक्स सेल से फ्यूज किया, दूसरा मेल गैमीट जाके पॉलर न्यूक्लियस से फ्यूज किया। जो पॉलर न्यूक्लियस से फ्यूज किया वो एंडोस्पर्म बनाया, जो आपका यहाँ पे फ्यूज किया एग सेल से वो जाइगोट बनाया। तो ये होती है डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, नाउ क्वेश्चन हम शुरू करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन पूछा है, लिस्ट थ्री स्ट्रैटेजीज दैट अ बाइसेक्सुअल चेस्मोगेमस फ्लावर कैन इन्वॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगेमी। तो हमें तीन स्ट्रैटेजीज बतानी है जिससे जो आपकी चेस्मोगेमस फ्लावर होते हैं वो अपना सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगेमी को रोक सकते हैं। पहले हमने बात की हुई है कि सेल्फ पॉलिनेशन को क्यों रोकना है। आई टोल्ड यू राइट, मैंने आपको बताया था कि क्यों रोकना होता है।
आपके सेल्फ पॉलिनेशन को। तो उसका एक ही आंसर है कि सेल्फ पॉलिनेशन अगर होगा तो आगे जाके इस प्लांट की डेथ है, क्योंकि सारे रिसेसिव जीन एक्सप्रेस हो जाएंगे और ग्रोथ अरेस्ट हो जाएगा। जो रिसेसिव जीन्स है उनको हमें एक्सप्रेस नहीं करना है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन होता जाएगा तो एक्सप्रेस हो जाएंगे, तो बीमारियां होंगी और उस वजह से प्लांट की डेथ हो जाएगी, तो उसकी हायरार्की वहीं पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना होता है। और चेस्मोगेमस बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं? अगर क्वेश्चन में बात की ही है इसकी तो वो भी आप एक बार समझिए। व्हाट इज बाइसेक्सुअल चेस्मोगेमस फ्लावर्स? कुछ नहीं है, ये फ्लावर्स प्लांट के अंदर क्लिस्टोगेमस और चेस्मोगेमस दो तरह के फ्लावर्स होते हैं। जो आपके सरफेस के नीचे बंद फ्लावर रहते हैं ना, रूट के अंदर, जो खुलते ही नहीं है कभी, उनको बोलते हैं क्लिस्टोगेमस। जो खुले फ्लावर्स होते हैं जिनका फीमेल पार्ट और मेल पार्ट दोनों एनवायरमेंट से एक्सपोज होता है, उन प्लांट को बोलते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर्स। और अगर बाइसेक्सुअल बोल दिया मतलब दोनों सेक्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, मतलब एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, उसको बोलते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर। और ओटोगेमी तो आपको पता ही है, ओटोगेमी होता है सेम फ्लावर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो जाना। तो जो एस्मोगेमस बाइसेक्सुअल फ्लावर ऐसा होने नहीं देते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। क्वेश्चन में पूछा है ऐसा क्या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी करेंगे, क्या क्या चीजें करेंगे जिससे ऑटोगेमी ना हो, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो आंसर देखिए, आंसर इसका क्या है, क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं। पहले तो लैंग्वेज देखो, ऐसा लिखना है चेस्मोगेमस। अब आपका शॉर्ट टाइप आंसर आ गया ना, तो थोड़ा बड़ा चढ़ा के आपको लिखना होगा। शॉर्ट टाइप चेस्मोगेमस बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर टाइप ऑफ फ्लावर्स, पहले उसको एक्सप्लेन कर दो, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों ओपन एंड एक्सपोज होते हैं आउटर एनवायरमेंट से। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी को रोकने के मतलब रिटेन करने के लिए, ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे रहेगी जब आपका सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए इसमें रोका जाता है आपका, और उसको सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी से रोका जाएगा। तो क्या क्या मेजर्स लिए जाएंगे नीचे देखिए, सारे मेजर्स 3 पॉइंट्स में मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो पहला तो वही है कि जैसे मैंने बताया था, सेम टाइम पे सिंक्रोनाइजेशन नहीं होना चाहिए। जो आपका स्टिग्मा है और आपका एंथर है, तो एंथर से पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा में पॉलन ट्यूब दोनों का बनना, मतलब ये पूरे स्टिग्मा का डेवलपमेंट अच्छे से होना और पॉलन ग्रेन का निकलना, ये सेम टाइम पे नहीं होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे होना चाहिए, तब जाके सेल्फ पॉलिनेशन रुकेगा। तो पहला पॉइंट यही है, अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन ऑफ पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्शन कैन प्रिवेंट ऑटोगेमी, दैट इज अवॉइडिंग द साइमल्टेनियस मैच्योरिंग ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। सेकेंड पॉइंट है कि कोई ऐसा जेनेटिक मैकेनिज्म करो कि ये स्टराइल बन जाए, सेल्फ स्टराइल, ये पॉलन ग्रेन या तो प्रोड्यूस ना कर पाए या फिर पॉलन ट्यूब ना बना पाए आपके गैनीशियम के अंदर। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी इज द जेनेटिक मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर आता है या तो पॉलन ट्यूब ना बन पाए या पॉलन ग्रेन रिलीज ना हो पाए। थर्ड है, द pollen of a flower doesn't come in contact with the stigma of the same flower and can prevent autogamy। pollen of the flower नहीं आना चाहिए कांटेक्ट में, जो आप pollen है जो एंथर से रिलीज हो रहा है, स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे। ये कैसे होगा? जब हम एंथर और स्टिग्मा का पोजिशन ना बहुत ऊपर नीचे कर देंगे। मान लो आपका ये जो स्टिग्मा है ये बहुत ऊपर चला गया और एंथर बस आपका इधर तक ही है, तो ये एंथर कहाँ ऊपर तक पॉलन ग्रेन पहुंचाएगा? इट्स इम्पॉसिबल, डिफरेंट लोकेशन हो गया। ठीक है, एक ये चीज कर सकते हैं। दूसरा हम ऐसा कर सकते हैं कि आपका स्टिग्मा बहुत छोटा रह गया नीचे, यहाँ पे सारी पत्तियां आ गई जो इसको ढक दी, और एंथर बहुत ऊपर ऊपर तक है, तो एंथर हवा में उड़ जाएगा, वो यहाँ पे आएगा ही नहीं, तो डिफरेंट लोकेशन हो गई ना। तो ऐसे हम कर सकते हैं और रोक सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, गिवन बिलो आर द इवेंट्स दैट आर ऑब्जर्व्ड इन एन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम, arrange them in the correct sequential order in which they are followed by in the hybridization program। एक artificial hybridization program के बारे में
जो भी इवेंट्स होते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में उनको लिस्ट किया है और उनको एक करेक्ट सीक्वेंस में डालना है। तो क्या क्या इवेंट्स लिखा है इन्होंने लिखा है रीबैगिंग, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, बैगिंग, डस्टिंग द पॉलन ऑन स्टिग्मा, इमैस्कुलेशन और लास्ट है कलेक्शन ऑफ पॉलन फ्रॉम मेल पेरेंट। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी, जब भी कोई क्वेश्चन आता है मैं सबसे पहले आपको टर्म समझाती हूँ कि मतलब क्या है, वो समझ आना चाहिए ना पहले। तो यहाँ पे बात की गई है सेल्फ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आर्टिफिशियल पॉलिनेशन ही होता है। इसके अंदर नेचुरली कुछ नहीं हो रहा है, प्लांट खुद से नहीं कर रहा है पॉलिनेशन, नेचुरल नहीं हो रहा है, ठीक है, नेचुरल नहीं हो रहा है, नो नेचुरल, प्लांट खुद से नहीं कर रहा है, हम लोग करा रहे हैं पॉलिनेशन, हम लोग खुद, ह्यूमन एड है इसमें, ह्यूमन हेल्प कर रहा है प्लांट को पॉलिनेशन करने के लिए, ठीक है। तो वो कैसे कैसे होता है, क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, वो आपको स्टेप्स यहाँ पे दे रखे हैं, इनको बस सीक्वेंस में लगाना है, सीक्वेंस में नहीं है। और ये वाला जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वाला जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी में अलग से दे रखा है, आप अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के चांस काफी हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल पॉलिनेशन आपको समझा, तो द पॉलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज विद ह्यूमन इंटरफेरेंस टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। वन सेकेंड, हाँ देखिए हाईलाइट करके लिख रखा है, टू डिफरेंट स्पीसीज विद ह्यूमन इंटरफेरेंस टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स विद डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ह्यूमन क्यों इंटरफेयर करेगा? ह्यूमन प्लांट को पॉलिनेट करा रहा है, तो व्हाट इज द रीजन दैट यू कैन थिंक ऑफ? क्योंकि ह्यूमन को ही कुछ बेनिफिट चाहिए होगा, राइट? ह्यूमन को उस प्लांट से कोई बेनिफिट चाहिए, उसको कमर्शियली यूज करना है, इसलिए ह्यूमन खुद अपना इंटरफेयर करके ऑफस्प्रिंग्स बना रहा है। तो उसको हम बोलते हैं डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए ह्यूमन ऐसा करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या पूरे स्टेप्स क्या होते हैं? तो देखिए, जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगा आर्टिफिशियल, तो सबसे पहले तो हमें पेरेंट ढूंढना पड़ेगा ना, कि पेरेंट कौन है ना। तो पहला स्टेप तो आपका यही हो जाएगा कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, कौन से प्लांट्स हमें चुनने हैं, किसका हाइब्रिडाइजेशन हमें कराना है। तो प्लांट्स दैट हैव द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एग्जांपल दिया, रोबस्ट रूट सिस्टम, गुड फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स, जिसमें से अच्छे फ्रूट्स लगते हो, जिसका अच्छा रूट सिस्टम हो, ऐसे प्लांट लिए जाते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर before the anther dehiscence is called emasculation. This ensures the transfer of the desired pollen grain to the stigma. तो emasculation सेकेंड स्टेप होता है। इसके अंदर हम बाइसेक्सुअल फ्लावर है अगर, जिसके अंदर फीमेल मेल दोनों पार्ट्स हैं, तो उसमें एंथर जो है, जो मेल पार्ट है, उसको हटा दिया जाता है, उसी को इमैस्कुलेशन बोलते हैं। और ये इसलिए हटाया जाता है जिससे कोई भी पॉलन ग्रेन खुद से नेचुरली ना कर जाए पॉलिनेट, इसलिए खुद से पिक करके हटाते हैं। तो डायग्राम में देखिए, एक पिक कर करके ये जो स्टेमन है, स्टेमन के ऊपर जो एंथर है, इस एंथर को इस इंस्ट्रूमेंट से पिक कर करके खुद से हटाया जाता है, इसको इमैस्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड स्टेप विच इज कॉल्ड बैगिंग। थर्ड स्टेप होता है आपका बैगिंग। बैगिंग के अंदर क्या होता है? जो भी मैस्कुलेटेड फ्लावर्स हैं, जिनको एंथर्स हटा दिए गए हैं, उनको बैग से कवर किया जाता है, जो बटर पेपर का बैग होता है, जिससे कोई भी बाहर का पॉलन आके इससे ना कर जाए पॉलिनेट, क्योंकि हमें खुद से हमारे जो डिजायर कैरेक्टरिस्टिक वाले पॉलन ग्रेन्स हैं वो हमें खुद से इसके ऊपर डालने हैं, इसलिए बैगिंग कर दी गई है। यहाँ पे ये बैगिंग दिख रही है आपको, जिससे कोई भी बाहर का पॉलन ग्रेन इस पे जाके फ्यूज ना करे। फोर्थ स्टेप होता है आपका रीबैगिंग। फोर्थ स्टेप होता है आपका रीबैगिंग। बैग को रिमूव किया जाता है जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है, और फिर पॉलन ग्रेन जो भी हमें डालने हैं वो डाले जाते हैं इसके ऊपर, और उसको फिर दोबारा बैग लगा दिया जाता है, जिससे बाहर से और कुछ आके ना मिल जाए, तो उसको बोलते हैं रीबैगिंग। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा कि क्या क्या स्टेप्स ले जाएंगे? जो भी क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में क्या था? रीबैगिंग, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, बैगिंग, डस्टिंग ऑफ पॉलन, इमैस्कुलेशन। सबसे पहले हो गया आपका सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, फिर हो गया इमैस्कुलेशन, फिर हो गया बैगिंग, उसके बाद कलेक्शन ऑफ पॉलन फ्रॉम मेल पेरेंट, देन डस्टिंग द पॉलन ऑन द स्टिग्मा, ठीक है, उसके बाद रीबैगिंग करके छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर थर्ड।
क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है विवी पैरी ऑटोमेटिकली लिमिट्स द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इन अ लिटर, हाउ? ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है कि जो विवी पैरी है वो ऑटोमेटिकली लिमिट करता है नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इन अ लिटर, हाउ? तो व्हाट इज विवी पैरी एंड व्हाट इज लिटर? क्वेश्चन देख के थोड़ा समझा नहीं होगा आपको, है ना? तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज लिटर। लिटर क्या होता है? किसी को आइडिया है व्हाट इज लिटर? कुछ नहीं है, लिटर इज एन ऑफस्प्रिंग एट वन बर्थ ऑफ एनिमल्स फ्रॉम द सेम मदर। A litter usually is 3-8 offsprings together. लिटर कुछ नहीं है, लिटर एक ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स हैं जो एक बरी में पैदा हुए हैं। तो अगर एक डॉग है, उसने जन्म दिया है पपीज को, तो अलग अलग पपीज आए ना, एक बारी में 3 4 5, मान लो 4 पपीज को एक साथ उसने जन्म दिया है, बर्थ हुआ है, तो 4 पपीज को कलेक्टिवली हम बोलेंगे लिटर। बस दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड लिटर। ठीक है, अब बोलते हैं विविपैरिटी क्या होता है। तो विविपैरिटी एंड ओविपैरिटी दो टर्म्स होती हैं जो आपको समझनी है। ओविपैरिटी होता है जिसमें एनिमल एग्स ले करते हैं, विविपैरिटी जिसमें हम यंग वंस को बर्थ देते हैं। एक एग्जांपल मैं देती हूँ, एनिमल्स एग्स को कौन ले करता है, जैसे हो गए आपके बर्ड्स, बर्ड्स जो होती हैं, और जो चिकन होता है, चिकन आपका होता है जो एनिमल्स जो होते हैं जो एग्स को ले करेंगे। विविपैरिटी के अंदर आते हैं ह्यूमन बींग्स, ठीक है, मैमल्स, जो सीधे के सीधे एक पूरे यंग ऑफस्प्रिंग को जन्म देंगे, तो दैट इज कॉल्ड विविपैरिटी। तो क्वेश्चन में दो टर्म्स आपको समझ आ गई। अब क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है विविपैरी ऑटोमेटिकली लिमिट द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इन अ लिटर। ठीक है, तो अगर विविपैरिटी होगी तो बोल रहा है क्वेश्चन की ज्यादा एक बारी में जन्म नहीं लेंगे, एक लिमिटेड नंबर ही एक बारी में जन्म लेंगे। और ये क्यों, ये कैसे होता है, हाउ पूछा है। ठीक है, देखो फिर आगे पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे हो रहा है। विविपैरिटी एक कंडीशन होती है जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होती है। विविपैरिटी के अंदर, ठीक है, एनिमल बर्थ देता है यंग वंस को, और प्लांट्स के अंदर विविपैरिटी के अंदर क्या होता है, जर्मिनेशन एम्ब्रियो होता है ऑन द प्लांट इटसेल्फ। जर्मिनेशन ऑफ एन एम्ब्रियो टेक्स प्लेस ऑन द प्लांट इटसेल्फ। जो एम्ब्रियो है वो प्लांट पे ही बनेगा, ठीक है, लाइक मैनग्रोव्स के अंदर। तो लिमिटिंग फैक्टर क्या है जिससे ज्यादा नंबर में वो नहीं बनेगा, वो ये है कि बोथ केसेस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज टू बी कॉन्स्टेंटली सप्लाइड विद न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये बात सही है, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन लगातार जो मदर प्लांट है या फिर मदर एनिमल है उससे लेना पड़ेगा। इसलिए जो पेरेंट एनिमल या फिर प्लांट है उसको कॉन्स्टेंटली अपने रिसोर्स स्पेंड करने पड़ेंगे फॉर द ग्रोइंग ऑफस्प्रिंग। उसको कॉन्स्टेंटली ज्यादा खाना पड़ेगा, मदर को ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, जिससे वो सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स अपने बच्चे को जो जन्म ले रहा है, उसके अंदर पल रहा है, उसको पहुंचा सके। तो ये रिसोर्स लिमिटेड होते हैं ना, इसलिए लिमिटेड नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं। बस इतना सा आंसर है, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है आपके, और जो मदर है वो उसी को कंटिन्यूअसली, जो बच्चा उसके अंदर पल रहा है उसको रिसोर्स पहुंचाने हैं। रिसोर्स लिमिटेड है, इसलिए बच्चों का नंबर भी लिमिटेड है। ठीक है, बस इतना ही है। देन क्वेश्चन नंबर 4th 5th 6th 7th, ये सारे क्वेश्चन जो आपके बच गए हैं, ठीक है, ये सब हम करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, देन वी विल डू रेस्ट इन द नेक्स्ट सेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, डज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इंपोज एनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन ऑटोगेमी? ठीक है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, उसकी बात की गई है, क्या वो कोई रेस्ट्रिक्शंस डालती है ऑटोगेमी में? गिव रीजंस एंड सजेस्ट द मेथड ऑफ पॉलिनेशन इन सच प्लांट्स। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पे 3 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक, और तीनों क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया कि क्या होता है। तो क्वेश्चन पहले समझिए। क्वेश्चन में बोला कि क्या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होगी तो ऑटोगेमी, जिसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, क्या वो खत्म हो जाएगा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी से? क्या उसमें दिक्कत आएगी? यस, क्योंकि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हमने पढ़ा था कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी रोकती है ऑटोगेमी को, होने नहीं देती है चेस्मोगेमस फ्लावर्स में, जिससे कि आगे जाके ग्रोथ अरेस्ट ना हो जाए। तो यस, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इंपोज रेस्ट्रिक्शंस, पहला। फिर पूछा है व्हाई।
रीजन पूछा है, वाई पूछा है, क्यों। और दूसरा क्वेश्चन है कि मेथड बताओ पॉलिनेशन के इन प्लांट्स में। अगर ऑटोगेमी नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे फिर। तो पहले तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ऑटोगेमी ये मैंने बहुत बार बताया, तो वहां पे पहली डेफिनेशन आप लिख देना सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पे। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एक फिनोमेना है जिसके अंदर पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर फेल टू जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, या फिर pollen tube fail to germinate, pollen tube fail to develop, या फिर pollen from anther of a flower fail to germinate on the stigma। ठीक है, या फिर pollen tube fail to develop, इसको सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं, इससे ऑटोगेमी प्रिवेंट होता है। पहला पॉइंट तो हो गया ये कि हाँ होता है, यस। दूसरा व्हाई, रीजंस, क्या रीजंस है। हाँ, तो रीजंस देखिए, रीजंस क्या है। रीजंस, तो रीजंस में ये है कि द स्टिग्मा हैज मशीनरी pollen pistil interaction which can recognize an incompatible pollen, sometimes pollen of a same flower by chemical interaction governed by genetic mechanism। तो आपका जो स्टिग्मा है, जो फीमेल पार्ट है जहां पे pollen आता है, ये वाला पार्ट, इसके पास एक ऐसी फीचर होती है, इसके पास एक ऐसी क्वालिटी होती है जिस क्वालिटी से ये स्टिग्मा रिकॉग्नाइज कर सकता है कि कौन सा पॉलन आपका इनकम्पैटिबल है। इनकम्पैटिबल, कंपैटिबल बताया था हमने। इनकम्पैटिबल मतलब जो पॉलन अच्छा नहीं है, रॉन्ग है, जिससे आगे जाके फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। और कंपैटिबल भी ये जांच लेता है। तो अगर पॉलन इनकम्पैटिबल है तो जो स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर है आपका, ठीक है, जो आपका फीमेल पार्ट है फ्लावर का, उसका जो स्टिग्मा है वो उस पॉलन को जर्मिनेट होने ही नहीं देता है। द जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन इज रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है ना, वो क्यों हो रही है, स्टिग्मा को कौन सिग्नल दे रहा है, स्टिग्मा के पास ये क्वालिटी कैसे आई। क्योंकि जेनेटिक फिनोमेना है, प्लांट के अंदर जीन्स ही ऐसे बने हुए हैं। तो इसलिए दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, हम इसी को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो द रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड एज कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन वही है, ग्रोथ अरेस्ट। द रिस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि फिर सेल्फ पॉलिनेशन होता जाएगा तो वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन कर देगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन वही है, प्लांट की आगे जाके डेथ हो जाएगी, रिसेसिव जीन एक्सप्रेस हो जाएंगे। तो इसलिए सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है। तो यही रीजंस है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के, ये आपके क्लियर हो गए होंगे। और फिर पूछा है सजेस्ट द मेथड ऑफ पॉलिनेशन इन सच प्लांट्स। तो वही है, इनके अंदर फिर क्या मेथड्स हम सजेस्ट करेंगे, मैं लिख के बता देती हूँ आपको क्या मेथड्स हम इनमें सजेस्ट करेंगे इन तरह के प्लांट्स के अंदर। तो इनके अंदर फिर हम जीनोगेमी सजेस्ट करेंगे, जीनोगेमी। ठीक है, जीनोगेमी में क्या होगा फिर, जीनोगेमी में आपका डिफरेंट डिफरेंट प्लांट रहेंगे। इसका जो पॉलन है वो दूसरे प्लांट की फीमेल पे जाके करेगा पॉलिनेट, फर्टिलाइजेशन होगा, जिससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा। नो इनब्रीडिंग डिप्रेशन, नो इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, और नो आपका ग्रोथ अरेस्ट। प्लांट का डेथ नहीं होगा, ग्रोथ अरेस्ट भी नहीं होगा इससे। इसलिए जीनोगेमी है जो हम करेंगे सजेस्ट इन प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। वी विल कंटिन्यू बाकी के सारे क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट सेशन। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।